हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी को पता है हम लोग जो है पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, जिसके अंतर्गत जो है हमारा टॉपिक चल रहा है भक्ति काल। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आप सभी को पढ़ाया था प्रकरण 2 ज्ञान मार्गी शाखा, जिसके अंतर्गत जो है हमने कबीर दास, मलूक दास, दादू दयाल आदि कवियों के बारे में हमने पढ़ लिया था कल की क्लास में। ठीक है, तो अगर आप कल की क्लास नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकरण 3 निर्गुण धारा प्रेम मार्गी शाखा यानी सूफी काव्य। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज की क्लास में जो है आप बने रहिएगा और पूरे क्लास को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, यकीन मानिए। ठीक है, आज की क्लास में जो है हम पढ़ने वाले हैं मंझन की मधुमालती, कुतुबन की मृगावती, पद्मावत, इन सभी ग्रंथ के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। और बहुत अच्छे से जो है सभी के बारे में कहानियाँ दी गई हैं, है ना। आप सभी को पता है सूफी कवियों ने जो है लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। और इनकी यह प्रेम कहानियाँ जो है प्रबंध काव्य के रूप में जो आते हैं, प्रबंध काव्य की कोटि में भी आते हैं। यानी इन कवियों का उद्देश्य जो है कोरी प्रेम कहानी न होकर प्रेम तत्व का निरूपण करना या उसका महत्व निर्धारित करना है। इन सभी बातों को जो है हम जानेंगे आज की क्लास में, जब पूरे डिटेल में हम सभी रचनाओं को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। शुक्ल जी कहते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस काल के निर्गुण उपासक जो भक्त थे, यानी निर्गुण उपासक भक्तों की दूसरी शाखा कौन सी थी? तो सूफी कवियों की है। ठीक है ना, दूसरी शाखा सूफी कवियों की है, जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। लौकिक प्रेम का अर्थ होता है यानी मानव के प्रति समर्पित प्रेम, है ना। और अलौकिक प्रेम का अर्थ होता है वह प्रेम जो ईश्वर के प्रति हो। ठीक है, तो इस संप्रदाय के साधु कवियों का अब वर्णन जो है यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो है यहाँ पे कौन से कवि आते हैं? तो कुतुबन आते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कुतुबन आते हैं। ठीक है, इनके बारे में शुक्ल जी कहते हैं ये चिश्ती वंश के शेख बुहरान के शिष्य थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स आप लोग ज़रूर बनाते रहिएगा। ठीक है, वहाँ पे आप लोग कुतुबन लिखिए और यहाँ पे जो है उनके बारे में डिटेल एक एक वन लाइनर करके लिखते जाइए। ठीक है, चिश्ती वंश के शेख बुहरान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के यहाँ जो है आश्रित थे। अतः इनका समय विक्रम की 16वीं शताब्दी का मध्य भाग संवत 1550 था। इन्होंने मृगावती नाम की एक कहानी चौपाई दोहों के क्रम में सन 909 हिजरी संवत 1578 में लिखी थी। ठीक है, पूरा जो है संवत दिया गया है विक्रम संवत, इसको जो है आप लोग हिजरी संवत जो दिया गया है इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रचना जो है किस में लिखा गया है? तो चौपाई दोहे में लिखा गया है। ठीक है, आगे देखिए, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पूछा जाता है कि कुतुबन की रचना मृगावती में जो है नायक कौन है और नायिका कौन है। ठीक है, तो आप लोग जो है ज़रूर लिख लीजिएगा, नायक नायिका कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं, किसके पुत्र हैं, किसकी पुत्री है, ये सब लिख लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, देखने में हमें लगता है कहानी है, आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूछ देगा तो आप लोग नहीं पढ़े रहेंगे ध्यान से तो क्वेश्चन जो है आप लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सूफी की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास भी है। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ते हैं कुतुबन की मृगावती कहानी को। ठीक है, कहानी का सारांश यह है कि चंद्रगिरी के राजा गणपति देव का पुत्र कंचन नगर के राजा रूप मुरारी की मृगावती नाम की राजकुमारी पर मोहित हुआ। ठीक है, कहानी ध्यान से सुनिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप कहानी ध्यान से सुनिए। ठीक है, जहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बताऊंगी, वो उसको आप नोट करेंगे। ठीक है, मोहित हुआ। आगे देखेंगे, यह राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी। जो मृगावती थी वो उड़ने की विद्या जानती थी। ठीक है, अनेक कष्ट झेलने के उपरांत राजकुमार उसके पास तक पहुंचा।
एक दिन मृगावती राजकुमार को धोखा देकर कहीं उड़ गई। राजकुमार उसकी खोज में योगी होकर निकल पड़ा। ठीक है, राजकुमार जो था वो जो है मृगावती की खोज में घर से निकल पड़ा योगी होकर। समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर पहुंचकर उसने रुक्मणी नाम की एक सुंदरी को एक राक्षस से बचाया। जब वो जा रहा था मृगावती को ढूंढने, तभी रास्ते में जो है समुद्र से घिरी पहाड़ी पर जब पहुंचा तो वहीं एक रुक्मणी नाम की एक कन्या थी, ठीक है, सुंदरी को उसने जो है राक्षस से बचाया। इसका भी नाम ध्यान रखेंगे, रुक्मणी का। ठीक है, उसको जो है राक्षस से बचाया कौन? राजकुमार। आगे देखेंगे, उस सुंदरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। ठीक है, अब रुक्मणी का जो पिता था राजकुमार के साथ जो है रुक्मणी का विवाह कर दिया। अंत में राजकुमार उस नगर में पहुंचा जहां अपने पिता की मृत्यु पर राज सिंहासन पर बैठकर मृगावती राज्य कर रही थी। ठीक है, आगे देखेंगे, वहां वह 12 वर्ष रहा। पता लगने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिए दूत भेजा। ठीक है, यानी राजकुमार को जो है बुलाने के लिए उसके पिता ने दूत भेजा। राजकुमार पिता का संदेशा होगा यहाँ पे, हाँ ठीक है, संदेशा पाकर मृगावती के साथ चल पड़ा और उसने मार्ग में रुक्मणी को भी लिया। ठीक है, रुक्मणी को भी लेकर वो आया। ठीक है, राजकुमार बहुत दिनों तक आनंद पूर्वक रहा, पर अंत में आखेट के समय हाथी से गिरकर मर गया। उसकी जो दोनों रानियां थी, प्रिय के मिलने की उत्कंठा में बड़े आनंद के साथ सती हो गईं। ठीक है, अब ये जो पंक्ति दी गई है वो मृगावती से ली गई है, इस पंक्ति को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, रुक्मणी पूर्ण वैसा ही मरी गई, कुलवंती सत सो सती भई, बाहर व भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई। ठीक है, महत्वपूर्ण पंक्ति है, कुतुबन की मृगावती से ली गई है। ठीक है, विधि का चरित्र न जाने आनु, जो सिरजा सो जही नियानु। ठीक है, ये दोनों पंक्ति आप नोट करिएगा क्योंकि बुक में दिया गया है, तो मैं वहीं से पढ़ा रही हूँ बुक से ही, तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूछा जाएगा। आगे आप दूसरे कवि की बात करें तो मंजन है। ठीक है, दूसरे कवि कौन है? मंजन की रचना क्या है? मधुमालती। ठीक है, चलिए देखते हैं। शुक्ल जी कहते हैं इनके बारे में कि इनके संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं है, केवल इनकी रचना मधुमालती, या रचना होगा। ठीक है, केवल इनकी रची मधुमालती की एक खंडित प्रति मिली, यानी मधुमालती की जो है खंडित प्रति मिली, जिसमें इनकी कोमल कल्पना और स्निग्ध सहृदयता का जो है पता चलता है। ठीक है, आगे देखिए, मृगावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयों अर्धालियों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है, पर मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक स्वभाव की व्यंजना के लिए प्रकृति में भी अधिक दृश्यों का समावेश मंजन ने किया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है, जो अत्यंत संक्षेप में दी जाती है, यानी कहानी बहुत लंबी है लेकिन यहाँ पे संक्षेप में दिया जा रहा है, जिसके पढ़कर जो है हमें समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है मंजन की मधुमालती कहानी को पढ़ते हैं। कनेसर नागर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर नामक एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएं रातों रात महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी में रखाई। ठीक है, आगे देखिए, वहाँ जागने पर दोनों का साक्षात्कार हुआ और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय दिया और कहा, मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है, जिस दिन मैं इस संसार में आया उस दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। बातचीत करते करते दोनों एक साथ सो गए, दोनों जो है एक साथ सो गए। ठीक है, आगे देखेंगे, और अप्सराएं राजकुमार को उठाकर फिर उसके घर पर रखाईं। ठीक है, आगे देखेंगे, दोनों जब अपने अपने स्थान पर जगे तब प्रेम में बहुत व्याकुल हुए। राजकुमार वियोग से विकल होकर घर से निकल पड़ा और उसने समुद्र मार्ग से यात्रा की। ठीक है, राजकुमार जो है उसकी याद में, यानी रानी की याद में जो विकल होकर, यानी उसकी याद में जो घर से निकल पड़ा और उसने समुद्र मार्ग की यात्रा की। ठीक है, मार्ग में तूफान आया जिसमें इष्ट मित्र इधर उधर बह गए।
जिसमें जो है मित्र जो थे इनके इधर उधर बह गए। आगे देखेंगे, राजकुमार एक पटरे पर बहता हुआ एक जंगल में जा लगा, यानी पटरे पर बहते हुए राजकुमार जो है एक जंगल में चला गया, जहाँ एक स्थान पर एक सुंदर स्त्री पलंग पर लेटी दिखाई पड़ी। पूछने पर जान पड़ा कि वह चित विश्रामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, प्रेमा। ठीक है, प्रेमा थी, जिसे एक राक्षस उठा लाया था। मनोहर कुमार ने उस राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया। ठीक है, तो पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि प्रेमा का उद्धार किसने किया, तो मनोहर ने किया। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहा। ठीक है, जो प्रेमा थी उसको मधुमालती का पता बताती है। ठीक है, मनोहर को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मंजन की जो मधुमालती जो रचना है, इसका नायक कौन है, मनोहर है, और नायिका कौन है, तो मधुमालती है। ठीक है, पता बताकर कहा कि वह मेरी सखी है, मैं उसे तुझसे मिला दूंगी। मनोहर को लिए हुए प्रेमा अपने पिता के नगर आई। मनोहर के उपकार को सुनकर प्रेमा का पिता उसका विवाह मनोहर के साथ करना चाहता था। ठीक है, आगे देखेंगे, पर प्रेमा यह कहकर अस्वीकार करती है कि मनोहर मेरा भाई है और मैंने उसे उसकी प्रेम पात्री मधुमालती से मिलाने का वचन दिया है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरे दिन मधुमालती अपनी माता रूपमंजरी के साथ, ठीक है, मधुमालती की माता का क्या नाम था, तो रूपमंजरी था। ठीक है, रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आई और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करा दिया। ठीक है, आगे देखेंगे, सवेरे रूपमंजरी ने चित्रसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। ठीक है, सुबह जो है रूपमंजरी ने चित्रसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। जगने पर मनोहर ने तो अपने को दूसरे स्थान पर पाया और रूपमंजरी जो है अपनी कन्या को भला बुरा कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने के लिए कही। ठीक है, आगे देखेंगे, जब उसने न माना, यानी जब उस रूपमंजरी जो है जब नहीं मानती है, रूपमंजरी की कन्या जब नहीं मानती है मधुमालती, तब वो क्या करती है, देखिए, तब वो क्या करती है, उसको श्राप दे देती है और कहती है कि तू पक्षी हो जा। ठीक है, अपनी लड़की को श्राप देती है, कहती तू पक्षी हो जा। जब वो पक्षी होकर उड़ गई मधुमालती, ठीक है, जब वो पक्षी होकर उड़ जाती है, तब माता बहुत पछताने और विलाप करने लगती है, पर मधुमालती का कहीं पता नहीं लगा। मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई। कुंवर ताराचंद नाम के एक राजकुमार ने उस पक्षी की सुंदरता देखकर उसे पकड़ना चाहा। रास्ते में जो है उसको कुंवर ताराचंद मिलता है, जो एक राजकुमार होता है, उस पक्षी की सुंदरता देखकर उसे पकड़ना चाहता है। ठीक है, मधुमालती को ताराचंद का रूप मनोहर से कुछ मिलता जुलता दिखाई दिया। अब जो मधुमालती जो है वो पक्षी बन जाती है। ठीक है, तो उसका जो ताराचंद का जो रूप देखती है वो मनोहर से कुछ मिलता जुलता रहता है। ठीक है, इससे वह कुछ रुक गई, उससे जो है वह रुक जाती है और पकड़ ली गई। ताराचंद जो उसको पकड़ लेता है। ताराचंद ने उसे एक सोने के पिंजरे में रखा। एक दिन पक्षी मधुमालती ने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद से कह सुनाई, जिसे सुनकर उसने प्रतिज्ञा की, यानी ताराचंद ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे तेरे प्रियतम मनोहर से अवश्य मिलाऊंगा। अंत में वह उस पिंजरे को लेकर महारस नगर में पहुंचा। कौन, ताराचंद। ठीक है, मधुमालती की माता अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने मंत्र पढ़कर उस पर जल छिड़का और वह फिर से पक्षी से मनुष्य हो गई। कौन, मधुमालती। ठीक है, मधुमालती के माता पिता ने ताराचंद के साथ मधुमालती का विवाह करने का जो है विचार प्रकट करते हैं। यानी मधुमालती के जो माता पिता हैं वो ताराचंद से मधुमालती का विवाह करना चाहते हैं, लेकिन ताराचंद जो है मना कर देता है और कहता है मधुमालती मेरी बहन है और मैंने प्रतिज्ञा किया है कि मैं जैसे होगा वैसे ही मनोहर से मिलाऊंगा। ठीक है, मधुमालती की माता सारा हाल लिखकर प्रेमा के पास भेजती है। ठीक है, आगे देखिए, मधुमालती भी उसे अपने चित्त की दशा लिखती है। वह दोनों पत्रों को लिए हुए दुख कर रही थी कि इतने में उसकी एक सखी आकर संवाद देती है। क्या कहती है, देखेंगे। कहती है कि राजकुमार मनोहर योगी के वेश में आ पहुँचे हैं। मधुमालती का पिता अपनी रानी सहित दलबल के साथ जो है राजा चित्रसेन यानी प्रेमा का पिता, ठीक है, प्रेमा के पिता के नगर में पहुंच जाता है और वहां मधुमालती और मनोहर का विवाह हो जाता है। मनोहर मधुमालती और ताराचंद
मनोहर, मधुमालती और ताराचंद तीनों बहुत दिनों तक प्रेमा के यहाँ अतिथि के रूप में जो है रहते हैं। एक दिन आखेट से खेलने पर ताराचंद जो है प्रेमा और मधुमालती को एक साथ झूला झूलते देख कर जो है प्रेमा पर मोहित होकर मूर्छित होकर गिर जाते हैं। बताओ, मूर्छित होकर गिर जाते हैं ताराचंद। ठीक है, आगे देखेंगे। मधुमालती और उसकी सखियाँ उपचार में लग जाती हैं। इसके आगे प्रति खंडित है। इसके आगे जो है शुक्ल जी कहते हैं इसके आगे कोई जो है प्रतियाँ नहीं मिलती हैं, खंडित हैं। ठीक है, खंडित है, पर कथा के झुकाव से अनुमान होता है कि प्रेमा और ताराचंद का विवाह हो गया होगा। हाँ बिल्कुल सही है, अनुमान हो ही गया होगा, है ना। आगे देखिएगा। कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की भी योजना करके कथा को विस्तृत किया है। बिल्कुल, ताराचंद और प्रेमा जो है उपनायक नायिका ही तो है ना। साथ ही प्रेमा और ताराचंद के चरित्र द्वारा सच्ची सहानुभूति, अपूर्ण संगम की निस्वार्थ भाव, बिल्कुल निस्वार्थ भाव का चित्र दिखाया गया है। ठीक है, जन्म जन्मांतर और युगांतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंजन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिखाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि ये जो लाइन दिया गया है ना, यहाँ से जन्म जन्मांतर एवं योनंतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंजन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिखाया। किस रचना के बारे में बात की जा रही है? तो मंजन की मधुमालती। ठीक है, आगे देखेंगे। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव के प्रेम मूर्ति तक पहुंचाने का मार्ग पा सकता है। सूफी सब रूपों में उसकी छिपी ज्योति देखकर मुग्ध होते हैं, जैसा कि मंजन कहते हैं। अब यहाँ पे पंक्ति दी गई है, मंजन की है और मधुमालती रचना से लिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पंक्ति, आप लोग मधुमालती लिखिए और मधुमालती के पास ये पंक्ति लिख लीजिए। ठीक है, देखत ही पहचानव तोहि, ये ही रूप जही छदरियो मोही, यही रूप बुत अहे पछाना, यही रूप रब सृष्टि समाना, यही रूप शक्ति और शिव, यही रूप त्रिभुवन कर जीव, यही रूप प्रकटे बहुभेसा, यही रूप जग रंक नरेसा। ठीक है, तो ये पंक्ति जो है यही रूप आ रहा है, देख रहे हैं हर पंक्ति में आ रहा है, तो इससे भी आप ट्रिक बैठा सकते हैं कि मधुमालती से जो है ये रचना, मधुमालती रचना से ये पंक्ति ली गई है। किसकी है? मंजन की है। ठीक है, आगे देखेंगे। ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है। शुक्ल जी कहते हैं ईश्वर का विरह जो है सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकता। किसी की आँख नहीं खुल सकती। ठीक है, बिरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि मही एक परय तब पारा, बिरह की जगत अविरथा जाही, बिरह रूप यह सृष्टि सबाही। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ आप लोग पढ़ लीजिएगा, मधुमालती से ही ले गई हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे कहते हैं जिसके हृदय में एक मिनट रुकिए, ये पंक्ति जो है एक बार पंक्तियों को पढ़ते हैं। ठीक है, नैन विरह अंजन जिनसारा, बिरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माहि बिरला जग कोई, जाहि शरीर विरह दुख होई, रतन की सागर ही, जग मोती जग कोई, चंदन की बन बन उपजय, बिरह की तन तन होई। अब इन पंक्तियों का जो है यहाँ पे अर्थ दिया गया है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, कहते हैं जिसके हृदय में विरह होता है उसके लिए संसार स्वच्छ दर्पण हो जाता है और इसमें परमात्मा के आभास अनेक रूपों में पड़ते हैं। तब वह देखता है कि इस सृष्टि के सारे रूप, सारे व्यापार उसी का विरह प्रकट कर रहे हैं। ये भाव प्रेम मार्गी संप्रदाय के सब कवियों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भाव जो है यानी जो जितने भी प्रेम मार्गी संप्रदाय के कवि हैं, सूफी काव्य हैं, उन सभी कवियों में पाए जाते हैं। मंजन की रचना का यद्यपि ठीक संवत नहीं ज्ञात हो सका है, पर यह निसंदेह है कि रचना विक्रम संवत 1540 और 1595, ठीक है ध्यान रखिएगा, 1540 और 1595 यानी पद्मावत का रचना काल के बीच में, और बहुत संभव है कि मृगावती के कुछ पीछे इस शैली से सबसे प्रसिद्ध है और लोकप्रिय ग्रंथ पद्मावत में जायसी ने अपने पूर्व के बने हुए इस
प्रकार के काव्यों का संक्षेप उल्लेख किया है। कहने का मतलब है कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि कब ये रचना मतलब प्रकाशित हुआ था, कब लिखा गया था, लेकिन शुक्ल जी के अनुसार जो है, ध्यान रखेंगे, विक्रम संवत 1540 और 1595 के बीच, ठीक है, यानी पद्मावत रचना के बीच, पद्मावत का रचना काल के बीच, और बहुत संभव है तो मृगावती के कुछ पीछे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इतना। अब ये जो है पंक्ति आप देखेंगे, विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावत कह गयु पतारा, मधु 5 मुग्धावत लागी, गगनपुर होएगा वैरागी। इन्हीं पंक्तियों के अनुसार जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका जो है समय कहते हैं कि मृगावती के पीछे या तो पद्मावत के पहले जो है इसकी रचना हुई है, पद्मावत की रचना के बीच में हुई है, ठीक है, इन्हीं पंक्तियों के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। इन पद्यों में जायसी ने पहले के 4 काव्यों का उल्लेख है, मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। इनमें से मृगावती और मधुमालती का पता चल गया, शेष 2 अभी नहीं मिले, ठीक है, यानी जो है मृगावती और मधुमालती का पता चलता है, मधुमालती और मृगावती का पता चलता है, शेष जो है प्रेमावती और मुग्धावती, इन दोनों का पता नहीं चलता है, शेष अभी 2 नहीं मिले हैं, ठीक है। जिस क्रम से नाम आए हैं वह यदि रचना काल के क्रम के अनुसार माना जाए तो मधुमालती की रचना कुतुबन की मृगावती के पीछे ठहरती है, ठीक है, यानी जो मधुमालती रचना है ना, मधुमालती की रचना कुतुबन की मृगावती के पीछे ठहरती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, जायसी का जो उद्धरण दिया गया है उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम नहीं, खंडावत नाम है, ठीक है। जायसी के अनुसार जो उद्धरण दिया गया है उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम नहीं है, किसका है, खंडावत का है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां प्रायः फारसी अक्षरों में मिलती हैं। पद्मावत की जो हस्तलिखित प्रतियां हैं वो किस भाषा में मिलती हैं, किस अक्षरों में, तो फारसी अक्षरों में मिलती हैं, ठीक है। मैंने 4 ऐसी प्रतियां देखी हैं जिन सब में नायक का ऐसा नाम लिखा है कि खंडावत, जैसे जिसे खंडावत, कुंडावत, कंडावत, गंधावत इत्यादि ही पढ़ सकते हैं। केवल एक हस्तलिखित प्रति हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ऐसी है जिसमें साफ मनोहर पाठ है। उस्मान की चित्रावली में मधुमालती का जो उल्लेख है उसमें भी कुंवर का नाम मनोहर ही है, ठीक है, तो ध्यान से आप लोग इसको पढ़िएगा, नोट करते चलिएगा, ठीक है। मधुमालती हुई रूप दिखावा, प्रेम मनोहर हुई त आवा। इन पंक्तियों के अनुसार जो है यहाँ पे, इन पंक्तियों के अनुसार जो है कहते हैं कि चित्रावली में मधुमालती का जो उल्लेख है उसमें भी कुंवर का नाम मनोहर ही है, ठीक है। चित्रावली किसकी रचना है, उस्मान की है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। अब यहाँ से देखेंगे, यही नाम मधुमालती की उपलब्ध प्रतियों में भी पाया जाता है। पद्मावत के पहले मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। पद्मावत के पहले जो है किस रचना की प्रसिद्धि थी, तो मधुमालती की। जैन कवि बनारसी दास अपने आत्मचरित में संवत 1660 के आसपास की अपनी इसक बजाजी है ना, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, इसक वजाजी वाली दिनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस समय मैं हाट बाजारा में जाना छोड़ घर के पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियाँ पढ़ा करता था। कौन कहते हैं, बनारसी दास, ठीक है, अपने आत्मचरित में उन्होंने लिखा है। पंक्ति देखेंगे, तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दई उजार, ठीक है। पंक्ति पूछी जाती है तो ध्यान रखिएगा, मधुमालती से लिया गया है, ठीक है। अगला देखेंगे, इसके उपरांत दक्षिण के शायर नसरती ने संवत 1700 में जो है मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम पर एक प्रेम कहानी लिखी थी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दक्षिण में एक शायर थे नसरती, उन्होंने जो है संवत 1700 में मधुमालती के ही आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम पर जो है इन्होंने एक प्रेम कहानी लिखी थी, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, इसको छोड़ेंगे। अब आते हैं हम देखेंगे, कवित सवैया बनाने वाले एक मंजन पीछे हुए जिन्हें इनसे सर्वथा पृथक समझना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरे कवि मलिक मोहम्मद जायसी। ये प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख
शेख मोहिदी यानी मोहिनुद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। जायस में रहते थे। इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम, आखिरी कलाम किसकी पुस्तक है? मलिक मोहम्मद जायसी की। आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी थी। ठीक है, फारसी अक्षरों में है यह आखिरी कलाम। यह सन 936 हिजरी में सन 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई थी। आखिरी कलाम कब लिखा गया था? तो सन में ध्यान रखिएगा 936 और हिजरी संबत, हिजरी में अगर पूछा जाए यह सन 936 हिजरी में। ठीक है, 936 हिजरी में और सन जो है 1528 ईस्वी के लगभग। ठीक है, बाबर के समय में लिखा गया था आखिरी कलाम। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है यहाँ से, है ना, कि आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? तो बाबर बादशाह का। ठीक है, इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में भी लिखा है। ठीक है, आखिरी कलाम में जायसी ने अपने जन्म संबंध में भी लिखा है। भा अवतार मोर नए सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। ठीक है, इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य नहीं खुलता, लेकिन जन्म काल 900 हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति का अर्थ निकलेगा कि जन्म से 30 वर्ष पीछे। ठीक है, 30 बरस ऊपर कवि बदी। ठीक है, 30 वर्ष पीछे जायसी कविता करने लगे और इस पुस्तक के कुछ पद्य उन्होंने बनाए। जायसी का सबसे प्रिय ग्रंथ पद्मावत। जायसी का सबसे प्रिय ग्रंथ कौन सा है? पद्मावत है, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार किया है, देखेंगे। सन 927 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा प्रारंभ वचन आरंभ बैन कवि ने 927 हिजरी संवत और सन 1520 ईस्वी के लगभग में कहे थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, टाइम जो है नोट कर लीजिएगा समय पर। ग्रंथ आरंभ में कवि ने मनसवी की रूढ़ी के अनुसार शाहे वक्त शेर शाह की प्रशंसा की है। शेर शाह दिल्ली सुल्तानू, चारों खंड तपे जसभानु, ओ ही छाज राज औ पाटू, सब राजा धुई धरा ललाटू। आगे देखेंगे, कहते हैं शेर शाह के शासन का आरंभ 927 हिजरी अर्थात सन 1540 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इस दशा में यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद्य तो सन 1520 ईस्वी में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को 19 या 20 वर्ष पीछे शेर शाह के समय में पूरा किया था। ठीक है, आगे देखेंगे, पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने 1650 ईस्वी के आसपास किस नाम से किया? तो आलो उजाला नामक कवि से कराया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, क्वेश्चन आया था ना 2021 में टीजीटी में, उसमें भी 927 ही पाठ माना है। आगे देखेंगे, शेख मोहम्मद जाति जसन रचिल ग्रंथ संख्या संपत्ति को नोट कर लीजिएगा, पंक्ति महत्वपूर्ण है। 1 मिनट रुकेंगे आप लोग, मैं पानी पी लूँ। चलिए देखते हैं। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिली हैं, जिनमें 27 और 47 प्रायः एक ही तरह लिखे जाएंगे, जिसमें कुछ लोगों का यह भी अनुमान है कि 47 को लोगों ने भूल से 27 पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ महत्वपूर्ण है, बस पढ़ते चलिए। ठीक है, नोट करना जहाँ होगा मैं बताऊँगी। जायसी अपने समय के सिद्ध फ़कीरों में गिने जाते हैं। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। ठीक है, अमेठी के राजघरानों में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे, वहीं इनकी मृत्यु हुई। काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने, पूरा नाम है इनका काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी, ठीक है, ने, जिन्हें अवध के नवाब सिराजुद्दौला से सनद मिली थी, अपनी यादाश्त में जायसी का मृत्यु काल 4 रजब 949 हिजरी लिखा है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। सिराजुद्दौला से जो इनको सनद मिली थी
अपनी याददाश्त में जायसी ने मृत्यु काल क्या लिखा है, तो 4 रजब 949 हिजरी लिखा है। ठीक है, यह काल कहाँ तक ठीक है, नहीं कहा जा सकता। ठीक है, यह काल कहाँ तक ठीक है, नहीं कहा जा सकता। तो ठीक है, रहने दीजिए, इसको नोट मत करिए, मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट है ये। आगे देखेंगे, ये काने और देखने में कुरूप थे। ठीक है, जो जायसी थे देखने में थोड़े अच्छे नहीं थे। कहते हैं कि शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसता था। इस पर वो बोले, मोही मोही का हंसे की कोरही। इनके समय में, यानी वो जो बादशाह जो शेरशाह रहता है, इनको देखकर जो हंसता है, तो कहते हैं मुझ पे क्या हंसते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझ पे हंस रहे हो या मेरे बनाने वाले पे हंस रहे हो, है ना। इस पंक्ति की यही अर्थ हुआ। आगे कहते हैं, इनके समय में ही इनके शिष्य फकीर इनके बनाए हुए भावपूर्ण दोहे चौपाइयाँ गाते फिरते थे। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, एक तो प्रसिद्ध पद्मावत, दूसरी अखरावट, तीसरी आखिरी कलाम। ठीक है, तीनों जो है याद रखिएगा। आखिरी कलाम, अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लिखने के लिए, तो आप लोग लिखिए इसको। ठीक है, इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर, प्रेम आदि विषयों पर विचार किए गए हैं। किसमें, अखरावट में। ठीक है, अब बात करते हैं आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में कयामत, एक मिनट, आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। ठीक है ना, आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। जायसी की अक्षय कृति का आधार पद्मावत है। पूछा जा सकता है कि जायसी की अक्षय कृति का आधार कौन सा ग्रंथ है, तो पद्मावत ग्रंथ है। ठीक है, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम का पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या आध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती हैं। किस ग्रंथ से, तो ध्यान रखिएगा, पद्मावत ग्रंथ से। ठीक है, आगे देखेंगे, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया, वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। मनुष्य मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है, वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ, यानी कबीर के द्वारा नहीं व्यक्त हुआ। ठीक है, अपने नित्य के जीवन में हृदय आभास का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है, जिसकी अभिव्यंजना उससे न हुई। कुतुबन जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा, जिसका मनुष्य मात्र के हृदय पर सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके एक मिनट रुक जाइए, आजीवनपन मिटाने वालों में नहीं, आजीवनपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। ठीक है, इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदू की ही बोली से पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शनीय अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखाया है, यानी दिखा दिया है। ठीक है, कबीर ने केवल भिन्न, आगे कहते हैं शुक्ल जी, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पद्मावत। ठीक है, पद्मावत के बारे में जो है यहाँ पे कहानी दी गई है, वो हम पढ़ते हैं। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण पूर्णता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसकी कहानियों में भी विशेषता है। इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। ठीक है, आगे देखेंगे, इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है। ठीक है, जो पद्मावत है, पद्मावत की कहानी का जो है पूर्वार्ध रूप बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पद्मावत के जो है पूर्वार्ध जो है कल्पित है, तो उत्तरार्ध कैसा है, तो ऐतिहासिक आधार पर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। पद्मावत कथा संक्षेप में इस प्रकार दी गई है।
अब पद्मावत की कथा हम पढ़ लेते हैं। सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में जगत में अद्वितीय थी। ठीक है, बहुत ही सुंदर थी, गुणवती थी। उसके योग्य वर कहीं नहीं मिलता था। ठीक है, उसके पास हीरामन नाम का एक सुआ था जिसका वर्ण सोने के समान था और जो पूरा वाचाल और पंडित था। ठीक है, जो भी वो बोलता था वो सत्य होता था और बहुत ही मतलब चतुर था और पंडित था। ठीक है, एक दिन वह पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और बहुत कोप किया। सुआ राजा से डरकर एक दिन उड़ गया। ठीक है, वहाँ से डर के जो है उड़ गया। पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया उसके उड़ जाने पर। ठीक है, आगे देखेंगे। सुआ वन में उड़ता उड़ता एक बहेलिये के हाथ में जो है लग गया, जिसने बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ में बेच दिया। उस ब्राह्मण को 1 लाख देकर चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने उसे ले लिया। धीरे धीरे रतन सेन उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन जब राजा शिकार को गया तब उसकी रानी नागमती ने उसे अपने रूप का एक दिन जब राजा शिकार को गया तब उसकी रानी नागमती ने, जिसे अपने रूप का बड़ा गर्व था, आकर सुए से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है। इस पर सुआ हंसा और उसने सिंघल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें और तुम में दिन और अंधेरी रात का अंतर है। रानी ने इस भय से कि कहीं यह सुआ राजा से भी पद्मिनी के रूप की प्रशंसा ना करे, उसे मारने की आज्ञा दे दी। पर चेरी ने उसे राजा के भय से नहीं मारा, अपने घर जो है छिपा कर रखा। किसने? चेरी ने। ठीक है, लौटने पर जब सुए के बिना राजा रतन सेन बहुत व्याकुल हुए और क्रुद्ध हुआ तब सुआ ले आया गया और उसने सारी व्यथा सुनाई। पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा जो है मूर्छित हो गए और अंत में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज में घर घर के जोगी होकर निकल पड़ा। इसके आगे आगे राह दिखाने वाले हीरा मंसूबा था और साथ में 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में थे। ठीक है, पद्मिनी को ढूंढने निकल गए। सिंघल के जोगियों का यह दल बहुत से जहाज़ों से सवार होकर सिंघल की ओर चला और अनेक कष्ट झेलने के उपरांत सिंघल पहुंचा। वहां पहुंचने पर राजा तो शिव के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मिनी का ध्यान और जप करने लगा और हीरा मंसूबे ने जाकर पद्मिनी से सब हाल कहा। राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मिनी प्रेम में विकल हुई और श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उसी मंदिर में गई, पर राजा उसके रूप को देखते ही मूर्छित हो गया, उसका दर्शन अच्छी तरह न कर सका। जागने पर राजा बहुत अधीर हुआ। इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम चूक गए, अब तो इस दुर्गम सिंघल गढ़ पर चढ़ सको तभी मुझे देख सकते हो। शिव ने उसके बाद जो है शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा। तब सवेरा हो गया और पकड़ा गया। राजा गंधर्व सेन की आज्ञा से रतन सेन को सूली पर ले जा रहे थे कि इतने में 16,000 जोगियों ने गढ़ को घेर लिया। महादेव, हनुमान आदि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिए आ गए। गंधर्व सेन की सारी सेना हार गई। अतः अंत में जोगियों के बीच शिव को पहचान कर गंधर्व सेन उनके पैरों पर गिर पड़े और बोले कि पद्मावती आपकी है, जिसको चाहे दे दीजिए। इस प्रकार रतन सेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और दोनों चित्तौड़गढ़ आ गए। ठीक है, आगे देखेंगे। रतन सेन की सभा में राघव चेतन नामक एक पंडित था, जिसे यक्षिणी सिद्ध थी और पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिपदा को द्वितीय कहकर अक्षिणी के बल पर चंद्रमा दिखा दिया। जब राजा को यह कार्रवाई मालूम हुई तब उसने राघव चेतन को देश से निकाल दिया। ठीक है, राघव राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचा और उसने दान में पाए हुए पद्मावती के कंगन को रूप में उसे दिखाकर, यानी अलाउद्दीन को दिखाकर
उसे दिखाकर उसके रूप को संसार से ऊपर बताया। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रतन सेन को पत्र भेजा, जिसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रुद्ध हुआ और लड़ाई के लिए तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौड़ पे जो है को घेरे रहा और उसे तोड़ ना सका। अंत में देखिए, अंत में उसने छल पूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा ने उसे स्वीकार करके बादशाह की दावत की। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे हुए दर्पण में देख पाई, जिसे देखते ही वो मूर्छित गिर पड़ा। बताओ, सारे ही मूर्छित हो जा रहे थे, है ना। आगे देखेंगे, प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक तक पहुंचाने गया, तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिक द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुंचाया गया। आगे देखेंगे, पद्मिनी को जब यह समाचार मिला तब वो बहुत व्याकुल हुई, पर तुरंत एक वीर क्षत्राणी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। गोरा बादल नामक 2 वीर क्षत्रिय, है ना, गोरा बादल जो 2 वीर क्षत्रिय थे, सरदार थे, 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली पहुंचे और बादशाह के पास यह संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में जाएगी। आज्ञा मिलते ही यह ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रखी गई और उसमें से एक लोहार ने निकल कर राजा की बेड़ियां काट दी। रतन सेन पहले से तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आते देखकर वृद्ध गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतन सेन को लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। ठीक है, गोरा जो है सिपाही सेना को रोकता रहा और बादल जो है रतन सेन को लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। चित्तौड़ आने पर पद्मिनी ने रतन सेन से कुंभलनेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही, जिसे सुनते ही राजा रतन सेन ने कुंभलनेर को जा घेरा। लड़ाई में देवपाल और रतन सेन दोनों मारे गए। ठीक है, आगे देखिए, रतन सेन का शव चित्तौड़ लाया गया। उसकी दोनों रानियां नागमती और पद्मावती हंसते हंसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गई, है ना। पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन चित्तौड़ में पहुंचा, तब वह राख के ढेर के सिवा उसे कुछ न मिला। जैसा कि कहा जा चुका है कि प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं की इस कथा की यह विशेषता है कि इसके ब्यौरा में भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है, जैसा कि कवि ने स्वयं ग्रंथ की समाप्ति पर कहा है। ठीक है, ग्रंथ की समाप्ति पे ये जो है पद्मावती से जो ये पंक्ति ली गई है, देखेंगे, तन चितौर मन राज किन्हा, ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुआ जेई पंथ दिखावा, गुरु बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, साचा सोई न एहि चितबंधा, राघव दूत सोई सैतानु, माया अलाउद्दीन सुलतानु। ठीक है, यह पंक्ति जो है पद्मावत से ली गई है। आगे देखेंगे, यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों के सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मनसवी शैली पर है। ठीक है, जो रचना है पद्मावती वो है फारसी की मनसवी शैली पर लिखी गई है, पर श्रृंगार वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्ग का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध लोक पक्ष का भी विधान है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये लाइन, इस जो पद्मावत रचना है उसका जो है पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्ग का आभास देता है, लेकिन पूर्वार्ध जो है लोक पक्ष है। ठीक है, लोक पक्ष है। ठीक है, पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक के सौंदर्य को लोकोत्तर भावना के मग्न करने वाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती है। कुछ पद यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इस पद को आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिएगा आप लोग, सारे पद्मावती से है दिया गया है। ठीक है, अब जो है हम पढ़ेंगे उस्मान। ठीक है, उस्मान कवि को जो है हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको क्लास जो है पसंद आई है। ठीक है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग जो है लाइक कर दिया करिए क्लास को, है ना, रिक्वेस्ट है आप सभी से।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, उस्मान से जो है हम कल की क्लास में आगे हम पढ़ेंगे।